सो हेलो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड फोर्थ वाला जो टॉपिक था, WHO ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी के लिए एक अपनी रिपोर्ट पेश की है, टीबी रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो उसमें देखते हैं इंडिया का क्या प्रोग्रेस था, क्या कैसे था। अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, इंडियाज टीबी इंसिडेंस न्यू केसेस इमर्जिंग ईच ईयर रिड्यूस्ड बाई 21%। तो जो नए केस आते हैं, तो इंडिया में जितने भी नए केसेस आते हैं इनमें 21% की गिरावट देखी गई है, रिड्यूस्ड 21%। ठीक है, मोर ऑन द न्यूज़ में देखते हैं क्या है। द रिपोर्ट हाईलाइटिंग टीबी टू अमंग टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट। तो जितनी भी टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से टीबी को उन एक माना गया है। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है। ठीक है, अदर की फाइंडिंग्स क्या हैं। ग्लोबल 1.23 मिलियन डाइड फ्रॉम द डिसीज इन 2024। तो 2024 में लगभग 1.23 मिलियन पीपलों जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई है टीबी के कारण। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट क्या रहा है। नेट रिडक्शन ऑफ 12% फ्रॉम 2015 टू 2024। तो 2015 से 24 के बीच में 12% का नेट रिडक्शन देखा गया है, एक ग्लोबल रेट पर देखा गया है। ठीक है, ग्लोबल टीबी डेथ क्या है। नेट रिडक्शन ऑफ 29% फ्रॉम 2025 टू 2024। ठीक है, तो जो पहली बात तो ये रेट, ये ऊपर वाली रेट है, ये वाली ग्लोबल टीबी इंसिडेंट रेट है, ये दिखाती है कि ये कितना परसेंट नया, मतलब कि नए केसेस नहीं आ रहे हैं। तो 12% उसमें कमी हुई है, और 29% केस परसेंटेज में किस में कमी देखी गई है, डेथ में कमी देखी गई है। अब आती है बात इंडिया की। तो इंडियाज़ टीबी मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 28 पर लाख पॉपुलेशन इन 2015 टू 21 पर लाख पॉपुलेशंस। तो जहां 2015 में 1 लाख पॉपुलेशन में 28 लोगों को टीबी होता था, अब वहीं 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रेट है ये कितना हो चुका है, 21 हो चुका है। ठीक है, 2024 में 21 लोगों, मतलब 1 लाख लोगों में से सिर्फ 21 लोगों को ही टीबी है। पहले क्या था कि 1 लाख लोगों में से 28 लोगों को टीबी रहता था। मोर्टेलिटी रेट बताया गया है, मतलब कि वो लोग अब समझ सकते हैं ना मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। टीबी होने के बाद अगर 1 लाख लोगों को अगर टीबी है तो उसमें से 28 लोग नहीं बच पाते थे। अब 1 लाख में से सिर्फ 21 लोग ही ऐसे नहीं बच पाते हैं, 7 लोगों का प्रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है। इसके में ग्लोबल टीबी बर्डन इज हाइस्ट इंडिया। 25% जो टीबी पेशेंट हैं वो इंडिया में ही पाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के। इन इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 32% ऑफ ग्लोबल नंबर ऑफ पीपल एस्टिमेटेड टू हैव डेवलप्ड MDR रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी इन 2024। तो ये बताया गया। देखते हैं टीबी के बारे में क्या है। इट इज़ कॉन्टेजियस एयरबोर्न डिसीज caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis and it is preventable and curable। ठीक है, तो ये एक एयरबोर्न डिसीज़ होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, 2 तरह का इन्फेक्शन होता है, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जब ये फेफड़े पर इफेक्ट करता है, लंग्स पर इफेक्ट करता है, उसको पल्मोनरी कहते हैं। जब ये फेफड़े के अलावा अदर ऑर्गन्स को, जैसे कि लिम्फ नोड में, बोन्स में, ब्रेन्स में, किडनी में इफेक्ट करता है, तब उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ठीक है, एक स्पाइनल टीबी भी होता है जिसमें से स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, वो सीवियर बैक पेन करती है, मोबिलिटी में इशू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के टीबी हो गए। जब बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्ट करता है लंग्स को, तो उसको पल्मोनरी टीबी। जब पल्मोनरी के अलावा कोई भी अदर पार्ट्स जैसे लिम्फ नोड्स, बोन्स, ब्रेन्स, किडनीज को इफेक्ट करता है, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। इसके अलावा एक स्पाइनल टीबी भी होता है जो स्पाइन को इफेक्ट करता है, वैसे बैक पेन होता है, मोबिलिटी इशू होता है। टाइप्स बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। अब ये तो हो गया एक, ये था साइट के बेस पर कि कौन से साइट पर बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, उसके बेस पर हम बताएंगे कौन से टाइप का टीबी है। एक और आता है ड्रग का, कि कैसे वो पर्टिकुलर ड्रग को रिस्पॉन्स करता है। तो अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है, दिस फॉर्म ऑफ टीबी रिस्पॉन्स वेल टू द स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी मेडिसिन सच एज आइसोनाइज्ड एंड रिफाम्पिसिन। तो ये जो मेडिसिन हैं एंटी टीबी वाली, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, इन ये फर्स्ट लाइन वाली है, मतलब कि पहली बार इन्हीं को दिया जाता है टीबी के जो पेशेंट्स रहते हैं। तो उन पेशेंट को अगर उनकी बॉडी में ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है,
रिस्पॉन्स वेल टू द स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन टीबी, तो इनको क्या कहा जाता है, ड्रग सेंसिटिव टीबी। मतलब कि अगर किसी को अगर वो इसको ड्रग सेंसिटिव टीबी कहा जाएगा, जिसमें जिसको भी टीबी है उसको आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन देने पर अगर उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स होता है तो उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी कहा जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है, जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं स्टैंडर्ड मेडिसिन को, ठीक है। जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, फॉर्म ऑफ टीबी दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड, द टू मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स, एंड इन दिस टाइप ऑफ टीबी द स्ट्रॉन्गर मेडिसिन मे नॉट वर्क। तो ऐसे टीबी, ऐसे मतलब ऐसे इस प्रकार का टीबी जो फर्स्ट लाइन जो रहती हैं हम लोगों की मेडिसिन, उनको रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। फर्स्ट लाइन में हम लोग यही देते हैं, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड, ठीक है। टीबी कंट्रोल के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लाए हैं, ये देखते हैं। एनटीईपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रीनेम्ड एज एनटीपी इन 2020, एम्स टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया था, हम लोग टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। कौन से प्रोग्राम, एनटीईपी के द्वारा, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। फिर आया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, 2017 से 2025 के बीच में आया था। ये बोला गया था 2025 तक, इसमें भी बताया गया था टीबी को एलिमिनेट करेंगे। फिर आया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, 2022 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स को, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। फिर आया एक निक्षय पोषण अभियान, अब वो योजना निक्षय, सर टीबी को क्षय कहा जाता है, तो निक्षय यानी कि टीबी रहित, तो निक्षय पोषण योजना 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया गया था। इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको 1000 रुपया असिस्टेंस दिया जाता है पर मंथ, ताकि वो बेस्ट न्यूट्रिशनल ले सकें, ठीक है। इसके अलावा एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर को बढ़ाने की बात की गई है। माइक्रोस्कोपिक लैब जो अलग लगाएंगी तो उससे पता चलेगा कैसे हम लोग पर्टिकुलर वो कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एंटी-ट्रीटमेंट सेंटर्स अंडर एनटीपी, तो एनटीपी के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है। डिजिटल हेल्थ एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ाने की भी बात की गई है। इसमें निक्षय पोर्टल लाया जाएगा जो वेब बेस्ड पेशेंट्स मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस सिस्टम होगा, ठीक है। तो पेशेंट का मैनेजमेंट, मतलब पेशेंट की क्या क्या रिपोर्ट है, उसकी क्या क्या ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है, कितना उसमें वो हो रहा है, सुधार हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस सबको ट्रैक करने के लिए निक्षय पोर्टल बनाया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज, न्यू ट्रीटमेंट रेजिम्स लाइक द BPALM, बेटाक्विलाइन एंड प्रीटोमिनाइड एंड लिनेजोलाइड प्लस मोक्सीफ्लोक्सिन हैव ट्रांसफॉर्म टीबी केयर स्पेशली फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ऐसे टीबी का टाइप होता है जो हम लोग फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती है, रिफाम्पिसिन और एक और थी, तो उनमें ये लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो उन सब के लिए हम लोगों ने इस तरह से कुछ नया ड्रग कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे कि बेटाक्विलाइन, प्रीटोमिनाइड, लिनेजोलाइड और मोक्सीफ्लोक्सिन, ठीक है। तो बेटर, और इसके अलावा क्या है ऑप्शन, मतलब क्या सुधार, बेटर डायग्नोसिस, universal drug susceptibility testing implemented under the NTEP to ensure every diagnosed TB patient is tested to rule out drug resistance। तो डायग्नोसिस के लिए UDTST आया है, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। कुछ नहीं है, ऐसा है भाई कि हाँ इसको मतलब पेशेंट्स को एक तरह से अच्छे से हम लोग डायग्नोस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हार्नेसिंग advanced technologies, the use of AI and molecular diagnostic technologies, nucleic acid and application test, and the whole genome sequencing has strengthened the early detection and monitoring of टीबी केसेस। जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होगा कि जितने भी लोगों के पास वो डाटा है उनके जीनोम मतलब होता ही है कि अगर जैसे ये डीएनए हो गया ना, पूरा डीएनए, इस पूरे डीएनए को हम लोग खोल कर रख देंगे तो होगा पर्टिकुलर जीनोम होता है। इसी जीनोम का पर्टिकुलर सेक्शन हम लोग देखा था, जो फंक्शनल सेक्शन होता है उसको जीन कहा जाता है। तो AI और मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ट्रेंड है, किन किन के लोगों में ऐसा इफेक्ट देखा जा रहा है कि उनमें, उनके जीनोम में, उनके कौन सी डीएनए वाले में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। चैलेंजेस क्या है, गैप्स इन डायग्नोसिस पार्टिकुलरली इन रिमोट एंड रूरल एरियाज़ में। अब रूरल एरिया में ऑफन लैक्ड एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ लीडिंग टू डिले और मिस्ड डायग्नोसिस सच एज एक्टिव केस फाइंडिंग्स ऑफ 2050 फ्रॉम 1250 इंडिविजुअल्स इन गुरेज वैली ऑफ कश्मीर। तो ये देखा गया है कि भाई अब रूरल एरिया है,
वहाँ तो कुछ होता नहीं, सिर्फ एक पीएचसी होता है, मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसमें नॉर्मल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन रहेंगी। एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि फ़ीवर को कम करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स रहेंगी या कुछ नॉर्मल इंजेक्शंस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लैब फैसिलिटी, कुछ और भी सर्विलेंस फैसिलिटी, डायग्नोसिस फैसिलिटी नहीं रहती है। तो एक तरह का ये मेजर चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड, according to India TV report, many peripheral health units lack adequate computer infrastructure, reliable internet और data entry operators which hinder use of niche है। तो ये बताया गया है कि डिजिटल डिवाइड मतलब ये होता है कि एक तरफ तो जैसे कि रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में तो एक तरह की बेस्ट फैसिलिटी है और कंप्यूटर ऑपरेटर दिया गया है, यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा दी गई है, उनके पास नॉलेज भी है, डिजिटल लिटरेसी भी है। रूरल एरिया में ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं आता है, तो एक तरह से डिजिटल डिवाइड पैदा कर रहा है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, डीबी डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स द पुअर, मार्जिनाइज्ड, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, अर्बन स्लम डेवलपर्स। अकॉर्डिंग टू स्टडी ओवर 60% माइग्रेंट वर्कर्स इन दिल्ली लिव इन वेरी प्रिकेरियस कंडीशंस। तो इनकी जब गरीब आदमी है, मालन्यूट्रिशन रहता है, खाने पीने का कुछ नहीं, भाई कंटीजेंसी एरिया में रहेगा, तो उस पर हेल्थ स्टाइल, वर्क स्टाइल, हेल्थ स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब इस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण उस पर ज़्यादा ये होता है। तो ऑब्वियसली है भाई, जिसके पास पैसा है तो अपना तो कैरेक नंबर्स कर पा रहा है हर चीज़ में, पैसा नहीं है तो भाई तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो फिर कुछ न कुछ। लूमिंग malnutritions, एज पर स्टडी स्टारवेशन रिलेटेड malnutrition हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ टीबी बाई 6 to 8 times। ठीक है, malnutrition के कारण ज़्यादा हो रहा है। हाई MDR RRTB cause burden, India accounts for more than 32% of global number of people estimated to have developed MDR-TB। frequent drug shortage, महाराष्ट्र में ओनली 25,000 टेबलेट्स ऑफ साइक्लोसरीन पाई गई थी मंथ इन व्हेन इट्स रिक्वायर्ड वाज अराउंड 3 लाख टेबलेट्स। तो किस तरह से शॉर्टेज देखा जा रहा है ये भी ज़रूरी है। सिस्टमेटिक फैक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेजेस, टीबी, हेल्थ विजिटर्स, काउंसलर शॉर्टेज, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ये सब में थोड़ा सा शॉर्टेज देखा जा रहा है। कैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट 57% वैकेंसी खाली है, लैब असिस्टेंट की 43% वैकेंसी खाली है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने सब में से एग्जाम करा कर सबको प्रोवाइड करा, ये सब कुछ है। इन्वायरमेंटल एंड लिविंग कंडीशंस इन मुंबई, 82% ऑफ द रेजिडेंट्स इन द डेंसर, लेस लाइट फील्ड एंड मोर पुअरली वेंटिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैड ट्यूबरकुलोसिस कंपेयर्ड विथ 1% ऑफ रेजिडेंट्स इन अ बेटर वेंटिलेटेड प्रोजेक्ट। तो मुंबई में, धारावी में आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड की मतलब इंडिया के सबसे बड़ी स्लम एरिया है, तो वहाँ इन कंटीजेंस एरिया में रह रहे हैं तो भाई तो इसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अदर में हाई बर्डन ऑफ कोमोर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज़, नेचुरल डिजास्टर, लार्ज एंड रिलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। तो इस डायबिटीज़ भी है, जिससे जैसे कि 25.3% ऑफ टीबी पेशेंट्स हैड डायबिटीज़ एंड 24.5% है प्री डायबिटीज़। तो ये भी देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाती हैं साथ में, टीबी है, टीबी में साथ में डायबिटीज़ भी हो गया कुछ लोगों को, फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो ये सब एक तरह से वो है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, GSAT-7R। हाल ही में GSAT-7R CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अबॉर्ड द LVM-3 लॉन्च व्हीकल Mark 3, इंडियाज हैवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। LVM-3 क्या है हम लोगों का, जिसे हम लोग पहले GSLV कहते थे, जो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। छोटा हाथी है ये, बड़ा हाथी है, मान लीजिए हाथी है इसरो का। हाथी मतलब कि जैसे ये हाथी हो गया, हाथी ऐसे ही बनता है, मान लीजिए हाथी का मतलब ये रहता है कि ये बहुत ही हैवी वजन को लेकर के जा सकता है। इसका शेप कैसे होता है, ये हो गया भाई, ऐसे ही बनता है कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हैवीएस्ट ऑपरेशंस रॉकेट है, तो इसका हैवी वेट लेकर के लगभग 4000 किलो का वजन लेकर के ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हैवीएस्ट ऑपरेशन रॉकेट बोला जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं सैटेलाइट के बारे में। एक तो ये रहा, जैसे ये अर्थ हो गई हम लोगों की, ठीक है, और ये अर्थ हो गई। अब इसके सराउंड में ये हो गया, ये इसका ये हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर है, इसको पास में करते हैं। अब क्या है कि ये जो है ये अब सैटेलाइट हम लोग ऑर्बिट देखते हैं, तो अर्थ के पास में जो होगा ये वाला है ना पास में, लो अर्थ ऑर्बिट, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल वाला है, और ये हायर वाला, ये जो है ना ये बड़ा वाला, ये हायर ऑर्बिट है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो और इसमें एक और होता है
यह पोलर वाला, ये वाला पोलर है, ठीक है, ये वाला पोलर। तो अब होता क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, ये अर्थ है, तो हम लोग ये वाला जो हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाएगा, ये मिडिल वाला कहलाएगा, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। तो जियो सिंक्रोनस नाम है, जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब होता है सिंक्रोनाइजिंग विद द टाइम। अर्थ के रोटेशन के साथ, जैसे जैसे अर्थ घूम रही है उसी के साथ ये क्या करता है अपना, जैसे ये अर्थ घूम रही है ना ऐसे अपना रोटेशन, तो उसी के टाइम के साथ ये भी सैटेलाइट अपना एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, इसलिए उसको जियो सिंक्रोनस कहा जाता है। कम्युनिकेशन में ज़रूरी से रहता है, जैसे कि ये यहाँ मान लीजिए कोई वो है, ठीक, सैटेलाइट रख दिए, अब यहाँ से अपलिंक करेंगे, यहाँ से 2 टावर बना देते हैं। एक मिनट हम लोग, जैसे कि अर्थ आ गया ना, ये अपलिंक के लिए है, अपलिंक यहाँ हम लोगों ने कुछ भेजा, ये डाउनलिंक हो गया। तो अपलिंक और डाउनलिंक यानी कि यहाँ से कुछ भेजने के बाद वो सेम टाइम पर आ जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये सेम टाइम पर वो घूमता रहे। जैसे कि फिर ये मान लीजिए एंटीना, फिर ये घूम कर यहाँ आ गया, तो और इसकी स्पीड को दूसरी है, इसकी स्पीड मान लीजिए यहीं तक थी, तो फिर हम लोग इसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सामने होना चाहिए एंटीना के। तो इसलिए जैसे ये वाला पर्टिकुलर हम लोगों का जो रिले सेंटर था, यहाँ यहाँ पहुँचा, अर्थ घूम रही है तो यहाँ पहुँचा मान लीजिए, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये भी यहाँ घूमकर यहाँ पहुँचना चाहिए। इससे भी क्या होगा, ये सेंटर, ये रिले सेंटर से हम लोग यहाँ डालें, वो करेंगे, भेजेंगे सिग्नल, फिर सिग्नल यहाँ पर दूसरी जगह आएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है वो हमेशा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पर ही मेनली फोकस किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता है, ताकि इसके जो रोटेशन स्पीड रहती है अर्थ के साथ सेम मैच करे, और वो जो सेंटर जो हम लोग सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल टाइम पर पहुँच जाए, ठीक है। तो जीसैट 7R जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, LBM-3 के द्वारा लॉन्च हुआ है। हाँ, अब एक और चीज़ कि जो इतना हैवी जो रहता है, ये इसका वजन रहता है, तो काफ़ी हैवी वाले को LBM-3 लॉन्च करता है, और हल्के वाले को PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों का, जिसको हॉर्स बोला जाता है। ये इसरो का घोड़ा है, बहुत तेज़ से दौड़ेगा लेकिन कम वजन लेकर दौड़ेगा, ठीक है। और LBM-3 होता है, जिसको GSLV हम लोग पहले कहते थे, ये हम लोगों का हाथी है, जो ज़्यादा वजन लेकर दौड़ेगा लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ऐसा कुछ है। मोर ऑन द न्यूज़, CMS-03 is launched by Indian Space Research Organizations, and GSAT-7R represents Indian Navy's determination to protect the nation's maritime interest, leveraging advanced satellite communication in defense through आत्मनिर्भर। अब क्या होता है, ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, इंडियन नेवी में कम्युनिकेशंस के लिए होता है। जैसे इंडियन नेवी कम्युनिकेशन यहाँ से कुछ भेजेगा तो सैटेलाइट से वहाँ टकराया, फिर यहाँ पर्टिकुलर सेंटर पहुँच गया, फिर यहाँ से किधर को सेंटर गया, यहाँ से आया, यहाँ आ गया, तो इससे क्या होगा कि इट प्रोटेक्ट द नेशंस मैरीटाइम इंटरेस्ट। So GSAT-7 represents India's Navy determinations to protect the nation's maritime interest, leveraging advanced satellite communication in defense through आत्मनिर्भर भारत। तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा GSAT-7R, ठीक है। GSAT-7R क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं क्या है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एडवांस डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सीरीज GSAT-7 का ही एक पार्ट है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस रिफर्स टू एनी कम्युनिकेशन लिंक दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन इट्स प्रोपगेशन ऑफ पाथ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वेयर सैटेलाइट सर्व्स एज रिले स्टेशंस इन स्पेस इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा और वास्ट डिस्टेंसेस। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन लिंक होता है, इसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हम लोग यूज करते हैं। इसमें से एक वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की जाती है, कोई वायर नहीं होता है, तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से हम लोग सिग्नल भेजेंगे, सिग्नल वायर में थोड़ी जाएगा, ये वेव में जाएगा, वेव में जाता है, वहाँ से सैटेलाइट रिले सेंटर के रूप में काम करता है। या रिले यहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर ये अलग अलग स्टेशन में ये सैटेलाइट भेजेगा उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर वास्ट डिस्टेंसेस। वेट लगभग 4400 किलो इसका वेट है। ऑर्बिट की क्या है, पहले जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसे कि अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। अर्थ से आप समझिए कि यहाँ के ऑर्बिट है, ये ज़्यादा ऊपर है, हम नहीं पहुँच सकते, तो पहले यहाँ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। अब ये धीरे धीरे घूमते फिर उसके बाद एक लास्ट में जब यहाँ आएगा तो हम लोग एक और प्रोपल्स करेंगे, तो ये प्रोपल्स पहुँच के यहाँ पहुँच जाएगा अपनी टारगेट वाली ऑर्बिट में। तो पहले कहाँ लॉन्च किया गया है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है। फिर इट विल इवेंचुअली सेटल इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, 35,000 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम अब अर्थ से। और अर्थ के सेंटर से लगभग उसमें से 35 में फिर लगभग 4,000 जोड़ दीजिए,
6,000 कुछ 6500 कुछ होता है ना, तो लगभग 40 से 41,000 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से होता है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस की बात हो रही है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट की बात हो रही है। कवरेज क्या करेगा ये जो सेटेलाइट हम लोग लॉन्च किए हैं? प्रोवाइड्स मल्टी बैंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडियन लैंड मास अप टू 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडियस कोस्ट लाइन। तो 2000 किलोमीटर तक इंडिया के कोस्ट लाइन में और इंडियन ओशन रीजन में ये हम लोगों को सेटेलाइट मल्टी बैंड में, एक बैंड में नहीं, बहुत तरह तरह के मल्टी बैंड में टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा। मल्टी कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? द सैटेलाइट ऑपरेट्स ऑन मल्टी फ्रीक्वेंसी बैंड्स विच इंक्लूड्स UHF, SC एंड को बैंड। दिस सिस्टम इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो एंड डाटा। ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डाटा भेजेगा, ऐसे नहीं कि एक ही फ्रीक्वेंसी में भेज रहा है। मान लीजिए क्यू बैंड में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कुछ है, अलग है, और इसकी सी बैंड की अलग है, एस बैंड की अलग है। इसमें मान लीजिए 300 हर्ट्स का 300 MH का भेज रहा है तो इसमें अलग भेजेगा। तो इससे क्या होगा, किस तरह से अलग मतलब कि वेरिएशन ही रहेगा कि अलग अलग हर्ट्स भेजने का ये फ़ायदा रहता है कि वेदर का, क्लाइमेट का और डिफेंस सिक्योरिटी पर्पज़ इन सब पर्पज़ के हिसाब लोगों से भी हम लोगों को फ़ायदा रहता है। एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी के भेजने से क्या हो दिक्कत हो जाती है कि पर्टिकुलर फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट का हो गया, कुछ और हो गया, तो ये इफेक्ट कर देगा उसको। फिर हम लोग के पास ऑप्शन रहता है कि अलग अलग बैंड में इसको भेज सकते हैं। लाइफ स्पेन क्या है? 15 साल रहेगा। रिप्लेस द मल्टी ब्लैंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट GSAT-7 एंड इनसेट F4 रुक्मिणी। ठीक है, पर्पज़ क्या है? स्ट्रेंथन स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सिक्योर लिंक्स अमंग नेवी शिप्स, सबमेरिन्स, एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स। तो इस तरह से है सब में। अब एक लिंक बनाएगा, अपना डोमेन बनाएगा, मैरीटाइम डोमेन बनाएगा, सिक्योर करेगा लिंक। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर डिफेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन का? मैरीटाइम सर्विलेंस बढ़ेगा हम लोगों का, इनहेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ नेवल एक्टिविटीज इन इंडियन ओशन रीजन, इंटर सर्विस इंटीग्रेशन बढ़ेगा, फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मिलिट्री ब्रांचेस, नेटवर्क सेंटरिंग वारफेयर बढ़ेगा, जैसे सपोर्ट्स एडवांस नेवल एंड एयर ऑपरेशंस विथ हाई बैंडविड्थ नेटवर्क होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होगी, फ्यूचर वार फाइटिंग होगी। तो इस सब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे। अदर सेटेलाइट G7 सीरीज़ में अलग अलग सेटेलाइट कैसे हैं? जैसे कि नेवी के लिए GSAT-7 रुक्मिणी आया था 2013 में। प्रोवाइड्स मैरीटाइम कम्युनिकेशंस एंड सर्विलेंस, इंडिजिनियस फर्स्ट ऑफिशियली डेडिकेटेड मिलिट्री सेटेलाइट। तो रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिलिट्री सेटेलाइट था। रुक्मिणी सैटेलाइट रिपोर्टेडली पिक्ड अप द मूवमेंट ऑफ चाइना's युजियान क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ड्यूरिंग द डोकलाम क्राइसिस। तो जो हम लोगों ने डोकलाम क्राइसिस देखा था चाइना के साथ, उसमें से इसने चाइना की युआन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को पहली बार उसकी मूवमेंट को पिक किया था। तो ये देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है हम लोगों के सैटेलाइट से डिफेंस में। एंड इट हैज़ रिड्यूस द नेवीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट्स लाइक इनमारसैट ब्रिटिश टू कम्युनिकेट विद इंडियन शिप। तो इसने अपनी इंडिपेंडेंस जो हम लोग पहले ब्रिटिश कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करते थे, इनमारसैट का, वो अपने ही इंडियन शिप से कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम लोगों की ये डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। फॉर एयरफोर्स GSAT-7 एंग्री बर्ड launched in 2018 strengthens network centric operations and data link connectivity. It helps the Indian Air Force connect various platforms like aircraft, helicopters, UAVs, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स एंड मनी थिंग्स। ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए कौन सा लॉन्च किया गया था? एंग्री बर्ड 2018 में लॉन्च किया गया था। तो एयरक्राफ्ट से हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हेलीकॉप्टर से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सेंटर के कंट्रोल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, ये सब के लिए GSAT-7 ही आया था। GSAT-7C किसके लिए आया था? टू बी डेवलप एंड इंक्लूड्स ग्राउंड हाउस फॉर रियल टाइम। आर्मी के लिए GSAT-7 भी आया था। तो GSAT में हम लोगों ने देखा GSAT-7 सीरीज़ में GSAT-7A, 7B, 7C और 7 रुक्मिणी। 7A में हम लोगों ने देखा है कि ये एंग्री बर्ड के नाम से एयरफोर्स के लिए है। 7B में हम लोगों ने देखा ये आर्मी के लिए है। 7C भी एयरफोर्स के लिए ही है। और जो रुक्मिणी हम लोगों ने देखा तो इसके लिए है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, मेनली नेवी के लिए जो होता है काम करता है, नेवी वाला ही है। अब कुछ न्यूज एंड शॉर्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट कार थेरेपी वाज डेवलप्ड फॉर बी सेल ब्लड कैंसर्स बाय इम्यूनोएक्ट, a company incubated under IIT Bombay and Tata Memorial Hospital supported by DBT and BRAC। ठीक है, नेक्स्ट कार 19 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कार टी सेल थेरेपी वाज ग्रांटेड मार्केट ऑथराइजेशन बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन 2023। टी सेल थेरेपी क्या होती है? ठीक है, अब देखते हैं टी सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, टी सेल और बी सेल होती हैं। टी सेल बी सेल्स ये वाइट सेल्स होती हैं। इनका काम ही होता है कि बाहर से फॉरेन से कोई भी अगर
आ रहा है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ रहा है जो बॉडी के लिए नया लगता है, तो उसको ये खा जाते हैं। टी सेल और बी सेल में डिफरेंस क्या है कि शायद टी सेल पूरा मतलब कि खा जाता है इसको, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इनगल्फ कर जाता है, ठीक है। टी सेल क्या करेगा, उसको अपने में मिला लेगा, जो पर्टिकुलर वायरस आ रहा है उसको अपने आकार को बढ़ा करके उसको अपने में पूरा तरह से खा जाता है। बी सेल्स बस उसको तोड़ता मोड़ता है, बस नॉर्मल ये करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों की बॉडी में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक टी सेल्स पाई जाती हैं, एक बी सेल्स पाई जाती हैं, दोनों वाइट सेल्स हैं। इनका काम क्या है कि फ़ौरन से कोई अगर कोई फ़ॉरेन वाली आ रही है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ आ रहा है, तो उसको इनगल्फ करने का या उसको ख़त्म करने का काम है। ठीक क्या करता है, अपना सेप बढ़ा करके उसको अपने में इकट्ठा करके उसको अंदर से मार डालता है। बी सेल्स बस उसको इफेक्ट करता है, तोड़ता फोड़ता मरोड़ता है, ठीक है। स्पेशली टी सेल्स बाय टर्निंग देम इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर्स नोन एज कार टी सेल्स। कार टी सेल्स यानी कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो इस तरह से ये कार टी सेल्स यूज होगा कैंसर को ख़त्म करने के लिए। टी सेल्स आर स्पेशल सेल्स टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स whose प्राइमरी फंक्शन इज साइटोटॉक्सिस मीनिंग किलिंग अदर सेल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये तरह के वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिसका काम ही होता है साइटोटॉक्सिक यानी किलिंग अदर सेल्स को किल करना। दिस ट्रीटमेंट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स एंड इज गिवन टू पेशेंट्स whose कैंसर हैज आइदर रिलैप्स्ड और नॉट रिस्पॉन्सिव टू फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो कार्टी सेल्स में क्या होगा कि कार्टी सेल्स में हम लोग देखेंगे, जैसे ये देखते हैं कार्टी सेल्स कैसे काम करता है। ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट्स टू एक्सट्रैक्ट अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स द बॉडीज नेचुरल डिसीज डिस्ट्रॉयर कार्टी सेल्स, ठीक है। तो जो पेशेंट होगा उसके ब्लड से हम लोग उसके बॉडी से ब्लड लेंगे, ब्लड के सैंपल से हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे टी सेल्स कहाँ हैं। फिर क्या करेंगे, द टी सेल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इन अ लेबोरेटरी बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स कॉल्ड कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो उसी टी सेल में हम लोग पर्टिकुलर एक प्रोटीन डालेंगे जिसका नाम कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन होगा। फिर जो इंजीनियर्ड का टी सेल्स होगा can now identify and home in an cancer cells and they latch on are triggered to destroy the cancer cells, ठीक है। फिर the CAR T cells are multiplied in a lab and then fused into patients by millions to attack the cancer, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये पर्सन रहेगा, पेशेंट रहेगा, उसकी बॉडी से ब्लड लेंगे, ब्लड में से जो वाइट ब्लड रहेगा डब्ल्यू में से हम लोग टी सेल्स लेंगे, टी सेल्स में हम लोग एक नॉर्मल प्रोटीन डालेंगे अपने आप, और ठीक है। अब नॉर्मल प्रोटीन डालने के लिए हम लोगों ने देखा था जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग मेथड होता है, क्रिस्पर मैन अलग तरह का मेथड होता है, उसमें हम लोग कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डालेंगे, उसका काम करेगा। जो कीमेरिक जो नया इंजीनियर का टी सेल्स बनेगा, दे कैन नाउ आइडेंटिफाई एंड होम इन कैंसर सेल्स, दे लैच ऑन एंड ट्रिगर टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ये क्या करेंगे, जो कैंसर सेल्स रहेंगी उन पर ये डिटैच करके उसको खा जाएंगी, मार डालेंगे, ठीक है। इस तरह से कार टी सेल्स काम करेगा। बेनिफिट्स ऑफ कार टी सेल थेरेपी, शॉर्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अनलाइक एग्रेसिव कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, इट अलाउज फॉर अ फास्टर रिकवरी। पहले जो तो कैंसर के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी कराइए या फिर आप ट्रांसप्लांट कराइए, बोन मेरो का ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर से निजात पाने के लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशंस कार टी सेल्स होगा। सस्टेन बेनिफिट होगा, कार टी सेल्स परसिस्ट इन द बॉडी ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर कोलैप्स रिलैप्स के लिए। तो ये बेनिफिट रहेगा बॉडी में ही, क्योंकि क्यों टी सेल्स कहाँ बनती रहेंगी, बॉडी में ही बनती रहेंगी। तो ये अगर फ्यूचर में भी अगर किसी तरह का अगर फिर से अगर आता है इस तरह से कैंसर सेल, तो इसको भी नष्ट कर देंगी। एक्सेसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट कार कॉस्ट इज लोअर कंपेयर टू इम्पोर्टेड कार टी थेरेपीज, ठीक है। थेरेपी फॉर वन कैंसर वुडंट वर्क फॉर अनदर टाइप ऑफ कैंसर, कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ईटीसी। तो ये कुछ हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट कार क्या है, नेक्स्ट कार थेरेपी डेवलप की गई है फॉर बी सेल ब्लड कैंसर्स बाई इम्यूनो एसिड के लिए, ठीक है, ब्लड सेल्स कैंसर के लिए, सपोर्टेड बाई डीबीटी बीरा के लिए, एंटीजन रिसेप्टर, इसमें कार टी सेल थ्योरी का यूज़ किया गया है, ठीक है। कार टी सेल थेरेपी हम लोगों ने देखा क्या होता है, नेक्स्ट कार 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेवलपमेंट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, QSIP क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम पैकेज, इट इज़ इंडियाज क्वांटम सिक्योरिटी चिप। QSIP क्या है, प्रोवाइड्स अ क्वांटम सर्टिफाइड रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ क्वांटम कंप्यूटर दैट इज यूज इन क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स। 25 क्यूबिट के QPI बनाया जाएगा। तो ये ऐसा ही कुछ है, बस QCP इसमें रटिए आप, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंडिया क्वांटम सिक्योरिटी चिप है, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें रटना है, एनोलॉजी वगैरह कुछ नहीं। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, Elon Musk owned Starlink has signed an agreement with the Maharashtra government to deliver satellite-based connectivity to remote and underserved regions। भाई लॉन्च तो कर दिया है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, साल भर का लगभग 30,000 35,000 रुपये देना पड़ता है इसका एनुअल फीस।
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट इज वायरलेस ब्रॉडबैंड डिलीवर्ड बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। हम लोगों ने देखा था अभी पिछले वाले सेक्शन में कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है। उसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करके हम लोग कैसे वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़ करेंगे, तो उसी तरह को उसको ही सैटेलाइट इंटरनेट कहा जाएगा। अनलाइक फाइबर, केबल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल ग्राउंड बेस्ड वायरिंग। तो जैसे कि हम लोग अभी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, केबल यूज हो रहा है, या पुराना जो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वो यूज होता था, मतलब कि जो पुराने तार रहते थे खंभों में, उसके कारण हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। इस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट सेटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। हाउ डज इट वर्क? डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम यूजर्स डिश टू सैटेलाइट एंड देन टू ग्राउंड स्टेशंस कनेक्टेड टू द ग्लोबल इंटरनेट। लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स लाइक स्टारलिंक ऑफर फास्टर स्पीड्स एंड लोअर लेटेंसी देन ट्रेडिशनल जियोस्टेशनरी वंस। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ग्राउंड लेवल पर स्टेशन हम लोगों को देगा, एंटीना देगा, जिससे हम लोग रिसीव करेंगे सिग्नल पर्टिकुलर इंटरनेट के लिए। ठीक है, अब आता है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, और फिर स्केप एडमिशन, फिर आता है सेंटिनल आइलैंड। द सेंटिनल सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया ऑन फाल्कन 9 रॉकेट। रायसिन एंड अमोनियम नाइट्रेट, हम लोगों ने रायसिन देखा था, टेरर अटैक और अबर्टेड रिलेटेड टू रायसिन पॉइजन अमोनियम नाइट्रेट, जब हाल ही में अटैक हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, दिल्ली में अटैक, फिर उससे लिंक थी जम्मू कश्मीर वाला, फिर गुजरात वाला लिंक था, फिर जम्मू कश्मीर के एक थाने में, पुलिस स्टेशन में क्या देखा गया था कि ये रायसिन वगैरह ये सब कुछ था। रायसिन क्या, इट इज अ प्रोटीन फाउंड नेचुरली इन कैस्टर बीन्स एंड कैन बी मेड फ्रॉम वेस्ट रेजिड्यू ऑफ कैस्टर बीन्स। कैस्टर बीन्स से ये बनाया जा सकता है। लेथर पॉइजन, इवन 1 mg मिक्सड इन फूड कैन किल एन एडल्ट। देयर इज नो एंटीडोट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रायसिन पॉइजनिंग। It works by getting inside the cells of a person's body and preventing the cells from making the proteins they need। तो ये अगर 1 mg भी हम लोग खाने में खा लिए तो हम लोगों की डेथ हो सकती है। इसका काम क्या है कि अगर रायसिन बॉडी में चला गया तो जो सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स की प्रोटीन बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है, तो इसकी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अमोनियम नाइट्रेट, प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज अ वाइट वाटर सोल्यूबल crystalline substance with a melting point of 170 degrees Celsius. It is not explosive by itself, however it is one of the ingredients used for the manufacturing of explosive। तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है एक्सप्लोसिव्स को बनाने में। ठीक है, ये दो न्यूज़ हो गई। सेंटिनल S6 भी हमने देखा एक लॉन्च किया था, कहाँ से लॉन्च हुआ था? फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ था। ये जॉइंट मिशन से यूनाइटेड स्टेट नासा का और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट, इसका नाम है ओशियन ट्रैकिंग satellite with 6 on-board instruments that will measure the rising sea levels and its impact on Earth। ठीक है, इसके अलावा स्केड मिशंस ये हम लोग कल देखेंगे, और वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी हम लोग कल देखेंगे। सैटेलाइट वाला देख चुके हैं, बस 3-4 हैं, ख़त्म ही हो गया शायद ये तो। राशन वाला हो गया। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक प्रीप स्कीम। The center has extended the deadline for applying for promotion of research and innovation in pharma and medtech scheme। PRM स्कीम ये फार्मास्यूटिकल के अंदर काम कर रही है। फाइनेंशियल आउटले 5,000 करोड़ का था। इंडिया को ग्लोबल पावर हाउस बनाना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फार्मा टेक में। ठीक है, तो इसमें न्यूज़ क्या है, इसने डेडलाइन की है कि इसमें आप लोग जो अप्लाई करने के लिए उसकी स्कीम को, टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विद सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंपोनेंट बी में क्या बताया गया है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर। तो फार्मा मेड सेक्टर में कैसे कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना है, उसके लिए स्कीम लाई गई थी 5,000 करोड़ के फंड के साथ। ठीक है, ये रेसिन हो गया, सेंटिनल हो गया। स्केप मिशन देख लेते हैं, नासा का स्केप मिशन, स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड अबोर्ड अ ब्लू ओरिजिन न्यू ग्रेन रॉकेट। स्केप मिशन क्या है? टू इन्वेस्टिगेट हाउ द सोलर विंड इंटरेक्ट्स विद मार्स मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, हाउ दिस इंटरेक्शन ड्राइव्स द प्लैनेट्स एटमॉस्फेरिक स्केप। तो हम लोग चेक करेंगे कि जो सोलर है, सोलर विंड जो है कैसे मार्स के मैग्नेटिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, और इससे प्लानट की एटमॉस्फेरिक स्केप को कैसे इफेक्ट कर रहा है। मार्स मैग्नेटोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लेफ्ट ओवर मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम एन इंस्टेंट कोर एंड वीकर मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च इनटू अ लोइटर ऑर्बिट दैट लूप्स अराउंड अर्थ लैग्रेंज पॉइंट। तो ये लैग्रांज पॉइंट 2 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये कुछ बताया गया है। तो स्केप मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए है? सन के लिए, मतलब कि इन्वेस्टिगेट सोलर विंड कैसे इफेक्ट करती है मार्स के मैग्नेटिक इन्वायरमेंट को। बस यही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ हैं इसमें।
और वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी देख लेते हैं। इंडिया's लार्जेस्ट फर्स्ट MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी इनॉग्रेटेड NTPC नेत्र ने इसने लॉन्च किया है। फ्लो बैटरीज अलॉन्ग विद सॉलिड स्टेट बैटरीज आर वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज एंड आर इमर्जिंग एज द अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी फॉर ग्रेड स्केल एप्लीकेशंस ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्जिविटी एंड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है? फ्लो बैटरीज होती हैं। फ्लो बैटरीज आर पावर्ड बाय रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड इन्वॉल्व टू डिफरेंट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट पास ऑन आयंस और प्रोटॉन्स बैक एंड फोर्थ थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन। तो जिससे हम लोग लिथियम आयन बैटरी देखते हैं उसमें से एक ही तरह प्रकार इसमें दो होते हैं, डिफरेंट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें से एक कभी आयन किधर भेजे किधर का आयन भेजे, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनी रहती है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट। दिस बैटरीज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एज मच एज द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सेल्स कैन कंटेन एंड डोंट यूज फ्लेमेबल और पॉल्यूटिंग मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ फ्लो बैटरीज जैसे कि वेनेडियम रेडॉक्स, जिंक ब्रोमाइन, आयरन सॉल्ट, इन सब हैं। ठीक है, तो इस बारे आपको देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों का साइंस टेक वाला भी कंप्लीट होता है। ये हो गया था डेवलपमेंट कॉन्टेंट टेक्नोलॉजी हो गई थी, ये हो गया था वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो। मैंने थोड़ा फास्ट बढ़ा दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट में देखेंगे, अभी मेरे पास टाइम की थोड़ा सा कमी है। स्केपेड मिशन, सेंटिनल SB मिशन, राइस अमोनियम नाइट्रेट और प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।